आवाज आ रही तुम दोनों को मेरी? रिया आवाज आ रही क्या तुम लोगों की? आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर आज नहीं आ रही क्या आवाज? ठीक है, अब आ रही है। देखो तो रैंडम वेरिएबल अपन ने देखा था, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। रैंडम वेरिएबल जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू क्या होती है रैंडम वेरिएबल की? नंबर ही होती है कोई ना कोई, ठीक है ना। किस तरीके से डिफाइंड है कि जैसे दो कॉइन को एक साथ टॉस करने पे नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है ना। अगर मान लो एच एच है, आउटपुट एच एच है, आउटकम, तो उसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ हेड? 2 हो जाएंगे। अगर मान लो टेल टेल है तो 0 हो जाएंगे। तो एक तरीके से रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जो अपन इनपुट देते हैं कि किस चीज के लिए निकाल रहे, तो इनपुट कहां से देते हैं रैंडम वेरिएबल के लिए? सैंपल स्पेस में से देते हैं। सैंपल स्पेस का ही कोई आउटपुट होगा ना जिसके लिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे अपन। रैंडम वेरिएबल एक तरीके का फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन है वो तो हो जाएगा सैंपल स्पेस, और कोडोमेन जो है वो रियल नंबर का कोई भी सेट हो सकता है। और ये फंक्शन की सारी वैल्यूज को फॉलो करता है कि ऐसा नहीं होगा कि सेम आउटपुट के लिए, एक ही आउटकम के लिए अलग अलग वैल्यूज मिल जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग आउटकम के लिए सेम वैल्यू मिले। मेनी वन फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। यहां तक बता दिया था मैंने। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन is a function whose domain is set of outcomes। सेट ऑफ आउटकम को ही बोलते हैं सिंपल स्पेस। आउटकम जो है, जितने भी आउटकम है उनका अगर सेट बना देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंपल स्पेस बन जाएगा। उस डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, और इसी को बोलते हैं सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस एंड कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका रिया? मोहित, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन मतलब किससे किस में डिफाइंड है? नंबर्स के सेट में। रियल नंबर हो जाएंगे कोडोमेन। यस सर। इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल। कोडोमेन की बात कर रहा हूँ, रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस पता है क्या तुम लोगों को? मोहित, यस सर। क्या होता है कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस? सर कोडोमेन तो सेकंड वाला सेट होता है ना, रेंज और जो रेंज होती है ना वो दोनों, मतलब दोनों के जो कॉमन सेट्स आते हैं उसमें से निकलती है। रिलेशन जो होता है ना, उसकी उस रिलेशन का मतलब जो कोडोमेन का पार्ट है ना उसमें से सेकंड वाला होता है, वो उसका अपन रेंज बनाते हैं। जैसे अगर मान लो जैसे ए से बी में इसमें फंक्शन से डिफाइंड है, जो रेंज है ना, इसमें रेंज फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और लास्ट वाली है। ये दोनों ही आएंगे रेंज में, और कोडोमेन में सभी आते हैं। तो जब भी तो अपन बोलते हैं कि जो अपना ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन जो होता है उसके लिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, और उसको रेंज अपन इक्वल टू रेंज को कोडोमेन। और कोडोमेन को इक्वल करके उनको ऑन टू प्रूव कर देते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन आती है, यही तो अपन, यानी कि अगर सारे के सारे ही किसी ना किसी के साथ, इधर तो दिक्कत ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एक के तो सभी वैल्यू, ईच वेरिएबल जो है उसकी इमेज मिलेगी, बट जब इसके भी सारे मिल जाए तो ऑन टू हो जाता है। और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव। ऑन टू का नहीं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। वन वन ऑन टू को बोलते हैं, वन वन ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव। एक तो सर्जेक्टिव होता है। वो और तो एक मेनी वन होता डिसजेक्टिव है। होता है। एक
अच्छा बस कुछ भी अंट संट मिक्स है पूरी नहीं थ्योरी। सर, सब्जेक्टिव तो 1-1 होता है। 1-1 तो सब्जेक्टिव है और ऑन टू होता है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। और ये सब्जेक्टिव है और ये बाइजेक्टिव है। सर मेनी कल वन से तो और आप इनटू स्कूल, फंक्शन, आज इनका लास्ट कोई नाम नहीं ऑनलाइन होता। क्लास है क्या हाँ सर? सर कल हाँ, फिर मैं कल, नहीं आऊंगी। क्यों? सर मैं हुई अरे नहीं यार वहां सर पे, हम और मैं पूरे दिन आके 1, क्या 2 करेंगे? और 3 तक नहीं आऊंगी। आ जाओ, थोड़े से दिन की और बात है यार। क्या तुम भी 10 सर तारीख से प्री मैं बोर्ड है तुम्हारे, क्या नाटक कर रहे हो? सर मैं वहां पे हुई नहीं तो कैसे आऊंगी? तो आप आ जाओ ना, एग्जाम प्री बोर्ड है तुम्हारे 10 से। सर मैं आज आ जाऊंगी, लेकिन हमारे घर में 2 को फंक्शन है, तो 2 को फ्री होके शाम को फंक्शन है, तो फिर 3 को सुबह यहाँ से निकलूंगी, तब जाके वहां पहुंचूंगी दिन या शाम इतना भी तक। दूर नहीं है, इतना भी दूर नहीं है। हाँ, 4 घंटे लगते हैं सर। अच्छा 4 घंटे लगते हैं क्या? 4 या 5 घंटे, हाँ बस चेंज करनी 5 घंटे? पड़ती है इसलिए। बस चेंज करनी पड़ती है इसलिए बस अच्छा, मिलती नहीं है जल्दी से। जयपुर जितना है सर, जयपुर जितना। लेकिन जयपुर में डायरेक्ट बस पाँच नहीं घंटे है थोड़ी ना। लगते हैं मेरे को। लेकिन सर डायरेक्ट नहीं हाँ है ना तुमने क्या बस। बोला? डायरेक्ट बस नहीं है, डायरेक्ट बस नहीं है ना सर। हाँ ठीक है, 10 तारीख से प्री बोर्ड भी है तुम्हारे। फिर बताओ ना कल का क्या करना है? सर तो आप 1, 2, 3 कल तो आना तारीख ही को है, भी कल का क्या ऑनलाइन करना ले है? लो ना। तो ऑनलाइन ले सर लो प्रिया ना। आएगी नहीं, मैं अकेला आऊंगा क्या? सभी आएंगे ना, कल से तो स्कूल ही खुल रही है। फिर सर फिर मुझसे मेरा कोई सबसे नहीं मैसेज अजय सर आएगा से कर बात सर। कर रही लो है। एक बार। सर कोई अजय नहीं सर से आएगा बात कर लो ऐसे एक बार। भी। अजय सर को बोल देना एक बार कि सर हमारी ऑनलाइन करवा दो मैथ की क्लास। आप तो ले लो ना, उनको क्या बोलना है? अरे टाइम टेबल बना दिया इन्होंने, तो तुम्हारी मैथ की क्लास का टाइम रखा है 1 बजे से। हम 1 बजे 1 बजे से क्लास ले लेंगे। देख लेंगे, चलो बात करनी पड़ेगी तुम्हें एक बार अजय सर से। जो भी है देखो, ये अपन आज का तो पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल जो है वो एक फंक्शन हो जाएगा, है ना। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन हो जाएगा हुज डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस को, ये जो अपन इनपुट देते हैं वो सैंपल स्पेस में से कोई ना कोई आउटकम देते हैं। एंड डोमेन जो है वो रियल नंबर हो जाएगा। और इसके कुछ एग्जांपल भी अपन ने देखे थे, वापस से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग 2 coins simultaneously tenuously। फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया है नंबर ऑफ, ये x से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ना, x। तो जो सैंपल स्पेस है वो होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर अपन बात करें इसके लिए, तो इसके लिए कितना है हेड? बोलो, वैल्यूज क्या हो जाएगी रैंडम वेरिएबल की इनके लिए? इसके लिए 2, इसके लिए 1 और इसके लिए 0। और इसी के साथ में दूसरा रैंडम वेरिएबल भी एसोसिएट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक सैंपल स्पेस के साथ में एक ही होगा। अगर मैं इसमें बोल दूं कि नंबर ऑफ टेल्स बोल दूं, है ना, तो उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इसके लिए अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो इसी में मैं कोई नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दूं कि y रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है मैंने, और वो रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ टेल्स को बता रहा है, तो इसके लिए उसका आंसर कितना हो जाएगा? फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी? YHH जीरो की, 2 जीरो। तो 0 हो जाएगा और 0 की जगह 2 हो हाँ, जाएगा इसमें। बाकी 1 यही रहे। तो इस तरीके से एक ही सेट, एक ही सैंपल स्पेस में कई सारे रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं, है ना। तो ये कहलाती है वैल्यू ऑफ यस रैंडम सर। वेरिएबल। ये जो इधर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। और ये इनपुट है, इधर वाला इनपुट है, अपन ने इनपुट दिया है इसको। अब अपन कुछ एग्जांपल आप लोगों की बुक के ही करेंगे, बुक के ही देखने वाले हैं कि जिनसे वैल्यू रैंडम वेरिएबल के बारे में अपन देख रहे हैं ना, बुक के एग्जांपल करेंगे ताकि थोड़ा टाइम बचे। और उसके बाद में अपन प्रोबेबिलिटी देखेंगे, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालना देखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ आपको, फिर एक साथ ही बुक के एग्जांपल देखेंगे। पहले क्या मतलब है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल और देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सर ले ले इसका स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो। ये जो एग्जाम्पल आपने कराया है इसमें यही है ना, मतलब 2 हेड है इसलिए 2 आया, हम्म और 1 हेड है तो 1 आया। हम्म ये इसी चीज को बता रहा है, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स को बता रहा है। एक्स जो है अपना वो ये है, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और ये सेट ऑफ रियल आगे क्या है, नंबर्स? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन में एंड में। सेट ऑफ रियल नंबर्स, हाँ इसको पूरा लिखना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, सिंपल सी चीज है, यहीं पे बता दूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी भी है ना। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पूछूं कि भाई रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा आपने, तो ये वाले जो अपने आंसर है इनमें मैं तुम्हें पूछूं कि पी एक्स इक्वल टू वन, पी एक्स इक्वल टू वन और पी एक्स इक्वल टू टू, यही तो पॉसिबल वैल्यू है भाई। या तो एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है, या तो एक्स इक्वल टू वन हो सकता है, या एक्स इक्वल टू टू हो सकता है। तो अगर P है मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x इक्वल टू जीरो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो x इक्वल टू जीरो होने के फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं, एक ही है, उनकी 1/4 प्रोबेबिलिटीज का हो सम हो जाएगा। जाएगी। भाई x इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, या तो हो सकता है इस पे हेड, x इक्वल टू जीरो टेल टेल पे, टेल टेल पे होगा ना। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। 4। और x इक्वल टू वन कब हो सकता है, ए से हो सकता हेड है, टेल टेल हेड। हेड टेल और टेल टेल हेड। हेड। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं, दो है। टू x बाय इक्वल टू फोर वन आने वन के बाय फेवर में टू कितने हैं, तो 2/4, यानी कि इसका हो बाय जाएगा फोर 1/। 1/2। और इसी तरीके से p x इक्वल टू टू जो है, तो इसके फेवरेबल में जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वन मतलब बाय जो भी फोर एलिमेंट्री आउटकम उसको फेवर कर रहे हैं x इक्वल टू उस रेंडम वेरिएबल को, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो, ये मानते हुए कि जो सारे आउटकम है वो इक्वली लाइकली है। मतलब अपनी मान के चल रही है कि हेड 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 टेल टेल हेड ये सब इक्वली लाइकली है, मतलब इन सभी के आने के चांसेस सेम है। ठीक है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी टेल हेड हेड, यानी कि 1/4। और एक चीज आगे समझ में, ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी समझ में आई? कुछ भी नहीं है, अब तो लास्ट के चैप्टर के दोनों जो टॉपिक है वो बिल्कुल इजी है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अब एक बात और समझो कि अगर मैं मान लो जितने भी रैंडम वेरिएबल की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम करूं, तो वो हमेशा 1 आएगा, आना ही है। क्योंकि रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज में तुमने क्या किया है, सारे जो भी आउटकम है जितने भी सैंपल पॉइंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का ही तो सम किया है। और रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज का सम का मतलब सैंपल स्पेस के सभी सैंपल पॉइंट का सम, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कर दिया सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, बोलो। यस सर। सिंपल सिंपल से टॉपिक है जिनके बारे में तुम पहले से ही जानते हो, बस उनको थोड़ा जो अपन ने किया था ना वहां पे मीन वगैरह निकालना आएगा अभी, है ना? तो ये है चीज, है ना? इस तरीके से है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अपन बुक से देखेंगे सब चीजें, क्या क्या नोट करना है वो मैं अंडरलाइन करवा दूंगा अभी। तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली जाती है। अब तुम्हें बोलेगा, इसी वाले क्वेश्चन के लिए अपन बात कर ले कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ, है ना? ये वाला जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। इसी तरीके से एक एग्जांपल से ही करा, यही वाला एग्जांपल वापस से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि ये था x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टॉसिंग ऑफ टू coins साइमल्टेनियसली।
ठीक है ना। इसी के केस में तो अपने एक्स की कुछ वैल्यू निकाली जल्दी जल्दी से कि जो सैंपल स्पेस उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो अगर मैं एक्स की वैल्यूज निकालू हेड हेड के लिए, प्रॉपर तरीका ये है, यहाँ पे वो लिखना होता है ना, लेकिन अगर जो अपनी ये सिंगलटन सेट होता है, एलिमेंट्री इवेंट होती है, उसके लिए डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके लिए हो जाएगी 2, एक्स की वैल्यू जो है वो हेड टेल और टेल हेड इन दोनों के लिए है 1 और टेल टेल इसके लिए है 0। तो आप अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 आने की, प्रोबेबिलिटी x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कब कब 0 है, तो जो जो पॉसिबिलिटीज है ना, जो जो फेवरेबल आउटकम है, उनकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई एक तरह से वो कि इस सैंपल स्पेस में से, इस एक्सपेरिमेंट को करने से x इक्वल टू 0 आने के फेवर में कितने आउटकम थे, एक ही था तो 1/4, यानी कि ये अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल इस वाली एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आने के फेवर में कौन कौन से हैं, तो ऐसे लिख दो कि आपकी ये जो इवेंट है हेड टेल और टेल हेड, ये इसके फेवर में है, हेड टेल और टेल हेड। तो इसका मतलब सेपरेट भी कर लेते हो फिर एलिमेंट्री इवेंट जो होती है p⍵1 प्लस p⍵2। आप लोगों ने अगर 11th क्लास का रिवाइज किया होगा, तो अगर मान लो किसी इवेंट ई में कई सारे आउटकम है e1 ω2 इस तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1, ये एलिमेंट्री इवेंट इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं। बात एक ही है, या तो डायरेक्ट निकालो या तो इस फॉर्मूले से निकालो। एक ही बात है कि हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल और टेल हेड, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इसी तरीके से आप समझ सकते हो, x इक्वल टू 2 कब होगा, जब हेड हेड होगा, तो इसके फेवर में है 1/4। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर जब अपन इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे x इक्वल टू x की क्या क्या वैल्यू है, 0 है, 1 है, 2 है, और ये वाला दूसरा कॉलम होता है pi का, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी। तो p 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलो 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 जल्दी से। क्या सर? ये मैंने लिखा है x की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। जीरो अब होने की यहाँ पे इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी लिखूंगा, 1/4 है, 1/4 यहाँ है, इनकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। ये 1 कितना है, by 2 1/2 1/2 1/2, और ये है ये 1/4 1/4। इस तरीके से जब अपन लिखते हैं टेबल बना के, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड द, कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल दो और फिर उसकी टेबल बना दो। ये x 0 1 2 3 जो पॉसिबल वैल्यू है ना, और नीचे हो जाएगी सारी उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कि x इक्वल टू 0 आने की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 1 आने की क्या है, जितने भी रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। अब एक और चीज ध्यान रखना, अब आगे अपने कुछ चीजें आएगी, जैसे रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना आएगा, मीन निकालना, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आएगा, वेरिएंस निकालना आएगा। तो मीन निकालने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको ये मान के चलना है कि आप 10th क्लास में जब मीन निकालते थे, एक बात समझो कि अगर 10th क्लास का क्वेश्चन होता है और आपकी इस तरीके से टेबल बनी हुई है, ये वाली टेबल है xi वाली, ये वाली टेबल है fi वाली, इस पे वैल्यू है, इस पे वैल्यू है, तो आप इसका मीन कैसे निकालते थे, x बार मीन का क्या फॉर्मूला होता है वहां पे, बोलो, नहीं पता, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, यही होता है क्या, बोलो, यस सर। याद है क्या, मोहित जल्दी यार, ऐसे चुप मत रहा करो, 45 मिनट की क्लास में कर ले तो तुम्हें जगह। अब याद आया सर। यस सर हाँ तो मतलब याद तो आया ना, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, 9th क्लास Yes, में भी sir. आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है। तो इस तरीके से अगर दे रखा हो तो, अब मान लो अपने को इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां पे क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, फ्रीक्वेंसी लिखी है इसलिए आपने, यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल का, वहां पे वो वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे भी ये वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वहां पे x की जगह तो यहाँ पे भी x ही है अपना, वहां पे जो f था उसकी जगह क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया।
पी आई, Yes, एफ sir. आई की P. जगह। तो सारे काम अगर आपको यहाँ पे भी मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। इसका जब अपन मीन निकालेंगे ना आगे, इसका स्क्रीनशॉट तो लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट लो, लिया स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मान लो आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है और एक एक्स जो है वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स सपोज इसको। अब आपको पूछेगा प्रूव करो कि ये जो एक्स है एक रैंडम वेरिएबल है। अब आपको एक्स एक रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एक्स है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन क्या प्रूव करेंगे, सिंस फॉर ईच आउटकम देयर इज यूनिक, फॉर ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस देयर इज यूनिक रियल नंबर। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके लिए अलग एक से ज्यादा आ रहे हो। डेफिनेशन क्या थी फंक्शन की, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव इमेज इन यूनिक इमेज इन सेट बी। तो ऐसा यहाँ पे होना चाहिए कि हर एक आउटकम की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब ये नहीं होता कि इस वाली के लिए भी यही मिल रहा है, इसके लिए भी ये मिल रहा है। यूनिक इमेज का मतलब ये होता है कि इस हेड हेड के लिए वैल्यू 2 मिल रही है तो 2 ही मिलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलनी चाहिए। तो यही आपको प्रूव करना होता है कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं। उसमें कैसे चेक करना है, सबके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, फिर आप लिखोगे कि जितने भी सैंपल स्पेस के आउटकम है पॉसिबल उन सबके लिए, क्योंकि यूनिक वैल्यू मिल रही है आपको रैंडम वेरिएबल की, इसलिए ये x जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है। x की यूनिक इमेज मिल रही है इसलिए वो x एक रैंडम वेरिएबल है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आ जाएगा। अब अपन देखेंगे, ये तो चीज है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल इस तरीके से आ जाएगा। इसके बारे में कुछ और चीजें मैं बता दूं आपको। जो मुश्किल पार्ट था इस चैप्टर का वो खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है इसमें, केवल कैलकुलेटिव पोर्शन है। और इसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो चॉइस में आएगा तुम्हारे पास दो, या तो दो क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। एक तो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाला, बेस थ्योरम वाला, और उसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन आएगा रैंडम वेरिएबल या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो इस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दूं इस तरीके से लिखा हुआ होता है, सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं अपन एक बार। सर ये वाली एक्सरसाइज का 13.3 से कोई लेना देना थोड़ी ना है। नहीं नहीं की क्या तुमने? सर उसके 2-4 क्वेश्चन बच रहे, बाकी तो सारी हो गई। करो, हो गए होंगे ना, थोड़ा समझ में आया होगा क्वेश्चन, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हाँ बैठ जाता है। सर। देखो तो इधर अपन लिखेंगे x की वैल्यू मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, और ये pi है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट्स x इक्वल टू x1 x2 इस तरीके से xn है ना, x इक्वल टू x1 x2 स्मॉल x, और ये p की वैल्यू में लिख देता हूँ p1 p2 इस तरीके से pn स्मॉल p। कहने का मतलब ये है कि p x इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है, p1 है। इसी तरीके से p x इक्वल टू x i की वैल्यू कितनी है, p i है। ये होता है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है और ये रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है ना, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल और ये है इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ठीक है ना। अच्छा एक बात समझना आप लोग खुद ही कि अगर मैं ये लिखूं सिग्मा ऑफ पी आई इक्वल टू 1 टू n, इसका मतलब है p1 प्लस p2 प्लस pn कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि सभी अभी हाँ। अभी अपन ने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सिंपल बट इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होगी बस इसमें यही स्पेशल चीज चलेगी अपनी और यही फायदा देगी
ये जो प्रोबेबिलिटीज होती है जितने भी रैंडम वेरिएबल सारे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने कोई रैंडम वेरिएबल छोड़ दिया बाकी की प्रोबेबिलिटीज का सम किया, फिर काम नहीं चलेगा। जितने भी रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज है सबकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को एड अप कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, और ये काफी हेल्पफुल चीज होती है। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में इसका मीन निकालने की, कि कैसे निकालते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जैसे वहां पे सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई आता था, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का मीन निकालोगे तो यहाँ पे एफ की जगह पी आ जाएगा, पी आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ पी आई। बट पी आई कितना होता है, सिग्मा ऑफ पी आई, सिग्मा ऑफ पी आई कितना होता है, 1। 1 होता है, इसलिए ये डिनोमिनेटर अपना सिंपल हो जाएगा। तो अब अपन नीचे लिखता हूँ हेडिंग, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक बार ये टेबल बना ली ना तुम लोगों ने तो बस फिर काम खत्म है, तो टेबल बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। ये जो मीन है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। इसको एक्सपेक्टेशन क्यों बोलते हैं वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा मैं तुम्हें। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्यों बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल फॉर्मूला लिख लो। आपको क्या करना है, तरीका प्रोसीजर भी साथ साथ में बता दो आपको मैं, कि मान लो ये रहेगी आपकी टेबल, आप बना लोगे इसको, क्वेश्चन जो दे रखा होगा उसके हिसाब से आप सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल के ये वाली टेबल बना लोगे। ये है x, ये है पी आई, ये है x1 x2, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 2 3, ये है xn, ये है आपका p1 p2 pn। एक नया कॉलम आपको बनाना पड़ता है। क्या कॉलम बनता था वहां पे 10th क्लास में जब f और x दे रखा होता है, तो अगला कॉलम किसका बनाते थे मीन निकालने के लिए, एफ एक्स का बनाते होंगे, बोलो अरे बोलो। इस रैंडम वेरिएबल को x या फिर एक्स आई भी बोल देते हैं, स्मॉल एक्स आई, एक ही बात है ना। तो ये अगला कॉलम बनाते हैं पी आई एक्स आई का, इनको मल्टीप्लाई करते हैं p1 x1 p2 x2 और लास्ट आ जाएगा pn xn। और इन सबको जब ऐड कर दोगे, इन सबको जब सम कर दोगे तो यहां से मिल जाएगा तुम्हें सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, और यहां से सिग्मा ऑफ पी आई जो है वो कितना होता है 1 होता है। तो इसके रैंडम वेरिएबल की जो मीन है उसका नोटेशन होता है म्यू, म्यू या फिर ई एक्स, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला, इसका नोटेशन होता है म्यू या फिर ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। और म्यू तो लैटिन वर्ड है ही, वहां पे एक्स बार नहीं है, यहाँ पे म्यू यूज किया जाता है जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्यों यहाँ पे जो नीचे, क्यों, क्योंकि सिंस सिग्मा ऑफ पी आई जो है वो 1 हो जाता है जब आप वेरिएबल की वो ये वाला फॉर्मूला लिखते थे 10th क्लास में, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। बट अपने केस में ये क्या हो गया यहाँ पे, बोलो 1 हो गया ना ये, तो इसलिए फॉर्मूला केवल इतना ही बचता है। अगर आप इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना लोगे और आपको एक्सपेक्टेशन या मीन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकी करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करते हुए एक नया कॉलम बना लेना है जो आपको पी आई एक्स आई दे देगा। फिर इन सबको जब अपन एड अप करते हैं तो सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई आ जाता है, और इस यही अपना आंसर हो जाएगा सभी का एड अप, वही अपना सर मीन हो जाएगा। या फिर EX किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर यहाँ पे? बोला है ना यार, जो रैंडम वेरिएबल है उसको अपन एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसलिए ई आया यहाँ पे। अब इसको क्यों बोलते हो बताऊंगा, एक्सपेक्टेशन क्यों बोलते हैं। याद रखना यहाँ पे एक्स बार यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे किया जाता है म्यू। म्यू किसके लिए, रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रैंडम वेरिएबल के मीन के लिए म्यू। ये तो देखा होगा फिजिक्स में, म्यू है ये लैटिन वर्ड है, और ई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स।
कई कई बार तुम्हें एक्सपेक्टेशन पूछेगा, कई बार मीन पूछेगा, दोनों का मतलब एक ही है। प्रॉपर वर्ड मीन ही है, बट इसको एक्सपेक्टेशन क्यों बोलते हैं उसका अपने को पता चल जाएगा, बाकी रिलेटेड चीज है ना। तो इस तरीके से अपन मीन निकाल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। अब कुछ चीजें और पूछी जाती है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सुना सुना नाम लग रहा है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। बोलो, सुना हुआ लग रहा है? बिल्कुल ही सुना हुआ ही नहीं लग रहा है। एक बार बता दो। दोनों। नहीं, दोनों नहीं, मतलब सुना हुआ है तो, या तो सुना हुआ है। 11th क्लास में अपने पढ़ा था ये टॉपिक, डिलीट नहीं हुआ था तुम्हारे, इसलिए पूछ रहा हूँ। 11th क्लास में तुम्हारे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस तक करवा दिया था मैंने। हाँ सर। अपन कैसे निकलेगा वो नहीं ध्यान रखेंगे, बस अपन मतलब कैसे, क्या मतलब है इनका, उस पर ध्यान, उस पर नहीं जाएंगे अपन। वेरिएंस का क्या मतलब है, अपन फिलहाल काम की चीज से ही काम रखेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो तब देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा ये भी ना। मीन निकालने का तरीका होता है ये। मीन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन करेंगे तब। और वेरिएबल वेरिएबिलिटी को बताता है ये, वेरिएंस जो है वो वेरिएबिलिटी को बताता है। जैसे, चलो बता ही देता हूँ मैं, बताया था मैंने वैसे 11th क्लास में, अगर तुम्हें याद आ पाए तो। जैसे दो प्लेयर होते हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। इनके अपने को लेट सपोज 10 मैचेस के जो 10 मैच में लास्ट उनके रन दे रखे हैं, इन्होंने जो स्कोर किए, इसके जो रन है वो है कुछ 5, 0, 0, 100, 20, 5, 7, इस तरीके से जो भी है ना। और ये वाला जो प्लेयर है इसके दे रखे हैं 20, 30, 40, 20, 30, इस तरीके से इसके स्कोर दे रखे हैं। अब होता क्या है, अपने ये एग्जांपल, ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर डेटा नहीं लिखे, मैंने बता रहा हूँ आपको, 11th क्लास में देख लेना, ऐसा एक अपन ने क्वेश्चन किया था। अब अपन क्या करते हैं, मान लो इसका मैं मीन निकालता हूँ, भाई मेरे को आइडिया चाहिए कि दोनों में से प्लेयर कौन सा बढ़िया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मीन निकालता हूँ, इसका भी मीन निकालता हूँ। लेट सपोज दोनों का मीन सेम आ जाता है, लेट सपोज दोनों का मीन आ जाता है 70, इसका भी मीन आ जाता है लेट सपोज 70। अब मीन से अपने को आइडिया नहीं लग रहा। अब अपन इसके बाद में देखते हैं कि वेरिएबिलिटी किसमें ज्यादा है। वेरिएबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी किसकी ज्यादा है, तो जिसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है उसकी वेरिएबिलिटी कम होगी, वो ज्यादा वेरी करता है रन के केस में। मतलब ये कभी 100 रन बना देता है तो कभी कभी 0 भी बना देता है, बट इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा बढ़िया है कि 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से रन बनाता है। तो इस चीज को, वेरिएबिलिटी को, अच्छा इस बात को देख के बताना कि ये वाला जो प्लेयर 1 है ये कभी कभी 100 बनाता है, कभी कभी 0 बनाता है, कभी 5 बना रहा है, कभी 7 बना रहा है। ये वाला जो है वो 30, 40, 50, 30, 40, 50 हर मैच में इतने बनाता है। तो दोनों प्लेयर में से नंबर जो है वो बिखरे हुए किसमें है ज्यादा, ज्यादा वेरिएशन किसमें आ रहा है, फर्स्ट वाले में ज्यादा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी कम है, तो इसी वेरिएबिलिटी को बताता है अपना वेरिएंस। कि क्योंकि जो ये सेंट्रल मेजरमेंट होते हैं, मीन निकालना जो होता है, इससे अपने को पूरे डेटा के बारे में प्रॉपर आइडिया लग नहीं पाता है, तो इसके साथ साथ में अपन एक और चीज को एसोसिएट कर देते हैं, वेरिएंस को, कि किसके वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो अब अपन फायदे की चीज देखें कि भाई इसका भी एवरेज तो 70 आ रहा है, इसका भी एवरेज तो 70 आ रहा है, तो ये वाला ज्यादा प्लेयर बढ़िया है क्योंकि इसकी वेरिएबिलिटी कम है, वेरिएबिलिटी कम है इसकी, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो ये वाला फिर अपन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और चीज एसोसिएट करते हैं वेरिएंस से। इतना काफी है, समझ में आता, ठीक है, वरना क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपन और 11th क्लास में भी किया था अपन। अब अपन देखते हैं वेरिएंस। ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई अपॉन पी आई होता है बेसिकली, बट ये जो सिग्मा ऑफ पी आई है वो तो हम 1 होगा ही होगा, हमेशा 1 होगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सोच समझ के आप लोग खुद बताना, कि
कि कुछ मान लो सैंपल स्पेस में कुछ आउटकम है ओमेगा 1 ओमेगा 2 इस तरीके से ओमेगा n। अब आपने कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है। मोहित आवाज आ रही है मेरी? मोहित यस सर। ठीक है, तो सुनते जाना। ये सैंपल स्पेस के कुछ सैंपल पॉइंट है। तुम जो भी रैंडम वेरिएबल लाओगे, मान लो कुछ भी x है रैंडम वेरिएबल, किसी भी आउटकम के लिए उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। तो कहने का मतलब ये रैंडम वेरिएबल इनमें से ही कुछ होगा, डेफिनेटली इनमें से ही कुछ होगा ना? यस सर। पक्की बात है भाई? जो तुम आउटपुट दे रहे, इनपुट दे रहे हो, वो तो इनमें से ही कुछ दोगे। ऐसा तो है ही नहीं जो सैंपल स्पेस में ही नहीं है उसके लिए निकालोगे। भाई डोमेन ही क्या है? यही है डोमेन, इसमें से कुछ वैल्यू लोगे। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब तुम जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मान लो किसी भी x इक्वल टू एक्स आई के लिए, तो इनमें से ही किसी ना किसी की प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो, या फिर कई ज्यादा भी हो सकती है किसी किसी में। जैसे अपने जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 निकाला था अपन ने, तो उसमें 2 भी आ गए थे, इसमें एक भी आ सकता है आउटकम फेवरेबल। तो इन्हीं में से किसी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तुम। बोलो। यस सर। और जब तुम्हारा आउटकम जिसकी तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो रैंडम वेरिएबल की, वो इनमें से ही कुछ होगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी जीरो तो हो नहीं सकती। इनमें से ही है तो प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती है। तुम्हारे जो प्रोबेबिलिटी जीरो होती है ना किसी इवेंट की, वो प्रोबेबिलिटी जीरो तब होती है जब तुम्हारा आउटकम जो है, मतलब जो सेट है इवेंट, वो 5 आ जाता है, नल सेट आ जाता है, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं। तो याद रखना, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं हो सकती कि दुनिया में प्रोबेबिलिटी कब जीरो नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी तो जीरो होती है जो अपनी नल, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें गेटिंग a number greater than 6, getting a number greater than 6, डाइस के केस में, डाई के केस में ग्रेटर देन 7 जो नंबर है अपना, अब अपन उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं 7 की, जो कि आपके सैंपल स्पेस में ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 6 में ही नहीं है। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाती है, क्योंकि गेटिंग 7 की जो इवेंट है वो कैसी इवेंट है? नल सेट है वो। तो प्रोबेबिलिटीज तो जीरो हो सकती है, बट आप जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, वो रैंडम वेरिएबल निकालोगे ही इनके लिए। अब उनकी ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो फिर वो जीरो नहीं हो सकती। आपको ये वाली चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे एक नोट याद रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल कैन नेवर बी जीरो। आपको पहले ही लिख लेना चाहिए था कि जब अपन रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, कोई नहीं। प्रोबेबिलिटी of a random variable can never be zero। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहले ही लिखना था वैसे। अब अपन वेरिएंस देखेंगे कि कैसे वेरिएंस निकाला जाता है। तो अपन ने मीन निकाल लिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना लेंगे, पी आई एक्स आई मिल जाएगा। पी आई एक्स आई को प्रोडक्ट करके एक नया कॉलम बनेगा पी आई एक्स आई वाला। उन सबका जब सम कर देते हैं P1 X1 P2 X2 P3 X3 Pn Xn, तो वो मिल जाता है मेरे को मीन म्यू या फिर एक्सपेक्टेशन ई एक्स, एक ही बात है। अब निकालते हैं अपन रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मतलब क्वेश्चन तो यही नहीं, अभी तक तो अपन समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से निकालनी है चीजें। फिर भी कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। अब देखते हैं अपन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है? वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, देखो आप क्या करोगे, आपके पास में जो टेबल दे रखी होगी, इसकी हेल्प से आप पहले वेरिएंस तक पहुंचने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो है मीन निकालना, यानी कि आपको मीन तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? म्यू तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। लेट सपोज ये है x या फिर xi, इनकी वैल्यूज है x1 x2 xn। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है pi p1 p2 pn, ठीक है ना? तो आप वेरिएंस तो निकाल ही लोगे।
यानी कि अगला कॉलम बनेगा आपका यहाँ पे पी आई एक्स आई वाला, जहां पे आप P1 X1 लिखते हो, फिर P2 X2 लिखते हो, फिर इसके बाद में Pn Xn लिखते हो, फिर इसका सम कर देते हो तो आपको यहाँ पे सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई मिल जाता है, और इसकी हेल्प से आप म्यू निकाल लेते हो, मीन म्यू निकालते हो आप सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई से, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, वही वाला फॉर्मूला है, बट यहाँ पे क्योंकि सिग्मा ऑफ एफ आई है वो 0 हो जाता है, म्यू इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। डेटा देखो, सारी चीज तुम ही कर रहे हो, यहाँ पे दिया कुछ नहीं होगा, रैंडम वेरिएबल दे रखा होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें बनाना है, आगे के सब काम तुम्हें करने हैं, म्यू निकाल लोगे। अब म्यू निकालने के बाद में तुम्हें क्या करना है वो समझो, लिख देता हूं मैं, लेट इफ म्यू इज मीन या एक्सपेक्टेशन, एक ही बात है ध्यान रखना, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, क्या लिख दिया, म्यू इज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, हो गया ना। तो वेरिएंस क्या होता है, ये होता है, देन वेरिएंस ऑफ x, ऐसे लिखते हैं, वेरिएंस VAR x, वेरिएंस ऑफ x, और इसका नोटेशन सिग्मा x भी है, सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, लैटिन के जो अल्फाबेट है उसमें ये कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है, ठीक है ना। कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, स्मॉल गामा, कैपिटल गामा, इस तरीके से सारे होते हैं। तो अपना ये जो है वो स्मॉल सिग्मा है। फिजिक्स में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा, बोलो मोहित, रिया, फिजिक्स में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर केमिस्ट्री में तो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, फिजिक्स में पता नहीं। फिजिक्स में सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करता है, हाँ सरफेस टेंशन। तो अपने यहाँ पे सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा वेरिएंस को, सिग्मा एक्स, एक्स रैंडम वेरिएबल का है तो एक्स, वाई रैंडम वेरिएबल का है तो सिग्मा वाई, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n। नहीं समझ में आएगा, वापस से लिखता हूँ एक बार, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया उधर। सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, म्यू निकाल लोगे आप, इनको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा इधर, कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला है, और ये भी याद भी करना है आपको, फॉर्मूला क्या याद रखना है वो भी मैं बताता हूँ, बिल्कुल इजी सिंपल सी चीज याद रखनी है आपको। भाई अगर इस फॉर्मूले का यूज करना होता ना तो कैसे निकालते, बट यूज ही नहीं करना पड़ेगा, अभी बता दूंगा दूसरा। अगला जो अपने कॉलम बनाया था मीन निकालने के लिए, वो बनाया था पी आई एक्स आई वाला, जिसमें P1 X1 P2 X2 इस तरीके से Pn Xn आता है। इनका जब तुम सम करोगे तो यहां से तुम्हें सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई मिल जाएगा, तो यहां से तुम म्यू निकाल लेते हो। म्यू इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई। अब इस वाले क्वेश्चन से अगर तुम वेरिएंस निकालना चाहो इस फॉर्मूले से, तो तुम्हें क्या करना है भाई, जो पी आई वाला
एलिमेंट है उसको तुम्हें xi माइनस u से मल्टीप्लाई करना है, जहां पे xi क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वेरिएबल है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक कॉलम के लिए xi माइनस म्यू निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे xi माइनस है, जैसे तुम वहां पे अज्यूम्ड मीन मेथड में निकालते थे तो xi माइनस a ये करते थे, अज्यूम्ड मीन मेथड से जब मीन निकालते थे तो एक अज्यूम्ड मीन निकाल लेते थे पहले, या मान लेते थे या निकाल लेते थे मीन, उसके हिसाब से फिर हर एक कॉलम को माइनस करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, पहले तो xi, इसको भूल जाओ थोड़ी देर, xi माइनस a वाला कॉलम बनाना है तुम्हें। जैसे मान लो अगर x1 माइनस म्यू, जो 1 वाला है उसको म्यू में से म्यू माइनस कर दो, ये एक्सपेक्टेशन, ये वाला कॉलम जब बनाओगे नेक्स्ट, अगर इस वाले कॉलम में मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाली डिटेल लिखनी है तुम्हें xi माइनस म्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस म्यू आ जाएगा, यहाँ पे x2 माइनस म्यू आ जाएगा, और लास्ट वाले में xn माइनस म्यू आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो। यस सर। भाई कैसे निकालोगे, मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2 है और म्यू की वैल्यू आ गई 5, तो 2 माइनस 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हर एक के लिए निकालोगे ना, बोलो। यस सर। और उसके बाद में इसका करना है स्क्वायर, यानी कि इस वाले कॉलम का करना है स्क्वायर। ठीक है, अगला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, मतलब ये वाले जो क्वांटिटीज है इनका स्क्वायर कर दो, x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, x2 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसी तरीके से xn माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब क्या करना है तुम्हें, p से मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो pi को xi माइनस म्यू के होल स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे p1 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, p2 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में। अब इसका सिग्मा निकालना है तो क्या करोगे, इस वाले कॉलम को ऐड कर दोगे, बोलो। यस सर। और वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। बट अगर अपन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो अपन देखेंगे कि इतनी प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे वो देखते हैं। यहां तक तो करना ही है, और ये चीज याद रखना कि जो तुम्हारा म्यू है वो होता है सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई। ठीक है, इसका मतलब होता है p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 सभी का सम करना है इक्वल टू 1 से n तक। सिग्मा का मतलब समझ में आता होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और, ताकि फॉर्मूला जो याद रखना अपने को वो और इजी हो जाएगा थोड़ा। एक्सपेक्टेशन भी है ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो यहां से मेरा जो सिग्मा x है वो आ गया सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n। अच्छा एक बात बताना मेरे को सबसे पहले, तुम ये i इक्वल टू 1 to n लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी आई, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1 नहीं बताना मेरे को, कहने का मतलब मान लो यहाँ पे x लिखा हुआ होता तो इसका क्या मतलब होता है, वही सर x की 1 से n तक वैल्यू उसका हाँ सम मतलब x1 प्लस x2 प्लस प्लस x2 x3 प्लस प्लस xn। xn। अच्छा एक बात बताना, अगर यहाँ पे ये लिखा होता i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे लिखा होता 2xi, तब क्या करते, 2x1 2x2 2x3 का सम हाँ मतलब ये 2 प्लस 2 तो बाहर आ 2xn। जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है। यस सर। यानी कि सिग्मा उन्हीं पे वर्क करता है जिनके साथ में ये जो जिसपे सिग्मा वेरिएबल, जिसपे सिग्मा ऑपरेटेड है आई पे, i इक्वल टू 1 to n के लिए, उन्हीं पे काम करता है सिग्मा। ठीक है ना, बोलो, अरे बोल यस सर। मोहित। यस अगर मैं सर। तुम्हें ये बोलूं कि i इक्वल टू 1 to n करना है 2, तो क्या इस चीज का कोई सेंस है, नो सर। इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो 2 तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी, यस सर। क्योंकि जिस पे सिग्मा ऑपरेटेड है आई पे, वो तो आई का कोई टर्म तो है ही नहीं इसके साथ में। ठीक है ना, यस सर।
अगर मान लो ये लिखूं कि सिग्मा ऑफ 5xi स्क्वायर, लेट सपोज 5 नहीं लिखा है मैंने, कुछ नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने लिख दिया a स्मॉल a, i इक्वल टू 1 to n, तो क्या होगा इसका मतलब? बोलो। axi स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? क्या a पे सिग्मा का कोई फर्क पड़ेगा? a तो कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है a तो तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा फिर x1 स्क्वायर, एक्स प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर। ठीक है ना? ये वाली चीज 11th क्लास में तुम्हारे सीक्वेंस सीरीज जो था ना वो डिलीट हो गया था थोड़ा, शायद, मेरे को नहीं पता, इसलिए बताइए पूरा डिलीट हो गया अगर, था। अच्छा ठीक है, इसीलिए ये वाली चीज की जरूरत थी भी सही। अब इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं पहले। तो सिग्मा केवल आई पे वर्क कर रहा है तो आई वाले वेरिएबल के लिए ही है, अदरवाइज जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, पी आई, इसको ओपन कर दो तो ये है एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू कांस्टेंट है ध्यान रखना, म्यू जो है वो कोई नंबर आ चुका है तुम्हारे पास में, म्यू कांस्टेंट है, कहां बेटा ये, चलो वापस लिख दूंगा, माइनस 2 म्यू एक्स आई, इसका होल स्क्वायर ओपन किया है तो कोई दिक्कत बताओ यहां तक ठीक है? यस सर। चलो आगे करते हैं, सिग्मा एक्स यानी कि वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, ये सब सिग्मा के अंदर ही है सारी चीजें। अब इसको p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये है पी आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस पी आई म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू पी आई एक्स आई, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ पे? बोलो। नो सर। अब इस सिग्मा को मान लो ऐसा लिखा हुआ होता है ना, अगर सिग्मा एक्स आई प्लस वाई आई, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स आई प्लस सिग्मा ऑफ वाई आई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी सेपरेट कर देंगे कि सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ पी आई म्यू स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n माइनस सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n 2 म्यू पी आई एक्स आई। इस वाली स्टेप में कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। नो सर। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है अभी बाद में लिख दूंगा, आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस, यहां से कुछ बाहर आ जाएगा इन दोनों में से, कुछ कॉन्स्टेंट है क्या यहाँ पे? जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं इतना। म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से म्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बच्चा क्या है, आई इक्वल टू 1 to n पी आई, लास्ट में यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 म्यू। यहाँ से 2 म्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये है आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई। मैं आपको याद दिला दूं कि जो आपका म्यू आपने निकाला है वो है सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई, और आपका जो सिग्मा ऑफ पी आई है आई इक्वल टू 1 to n, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो कितनी हो जाएगी? 1। और ये कितना हो जाएगा? म्यू, तो ये 2 ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा। एक्स आई होगा ना? एक्स आई कैसे होगा? म्यू होगा ना, 2 ये जो म्यू लिखा हुआ है स्क्वायर हो क्या है? जाएगा ना, 2 ये म्यू पूरा ही है ना, स्क्वायर हो छाया जाएगा है। ना, हाँ म्यू है ये। तो 2 म्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, इसके लिए भी अपन कुछ और नोटेशन यूज करेंगे, ताकि वो करना तो है ही सर, खैर बाद में लिख दूंगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस ये हो गया म्यू इंटू 1, म्यू इंटू 1, और ये हो गया 2 म्यू इंटू म्यू, 3 म्यू ठीक है ना? स्क्वायर है ना? अब लिखूंगा ना म्यू स्क्वायर, तो यार म्यू इंटू म्यू लिखा है। नहीं,
बीच में। अच्छा यहाँ पे म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो वेरिएंस है ये सब याद भी रखना है, ये फॉर्मूला ही याद रखना है क्लास में डायरेक्ट। और ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख रहा हूं ई एक्स का स्क्वायर, क्या मतलब है वो बता दूंगा अभी। ई एक्स का स्क्वायर प्लस ये म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर। ये तो इसमें दिक्कत थोड़ी है, अरे ये तो सही है ना? बोलो जल्दी यार, टाइम हो यस गया। यस सर। और ये कितना बच गया? म्यू स्क्वायर बच गया। और म्यू को अपन एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। तो याद रखें जो आपका वेरिएंस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। म्यू का स्क्वायर ही तो है ये, एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है? यस यस सर। सर। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, जहां पे इसकी डेफिनेशन लिख लो, वेयर ई एक्स स्क्वायर। इसको अपन ने ऐसा लिखा है, ये जो इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई थी ना, इसको अपन ने ऐसा लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है ताकि दोनों मिलते जुलते रहे, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ई एक्स स्क्वायर क्या चीज है? ई एक्स स्क्वायर होता है सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 to n। अब तुम्हें ये वाला कॉलम क्या बनाना है, यानी कि पी आई को एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। इस बार तुम क्या करोगे, एक एक्स आई स्क्वायर वाला जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ये जो पी आई एक्स आई लिखा हुआ है इसी को अगर तुम एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो, समझो बात को, अगर मान लो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? P1 x1 स्क्वायर आएगा। बोलो। यस सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो P2 x2 स्क्वायर आएगा। यानी कि इस वाले कॉलम को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी आई एक्स आई स्क्वायर वाला एक कॉलम बन जाएगा मेरे पास में, और वही उसी का सम है ये, वही है ना पी आई एक्स आई स्क्वायर, यानी कि P1 x1 स्क्वायर प्लस P2 x2 स्क्वायर प्लस P3 x3 स्क्वायर, यस सर। उसी से बनेगा। तो ये है वो ई एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है। और एक्सपेक्टेशन यानी कि म्यू जो आप वो निकाल लोगे, मीन एक्सपेक्टेशन उसका होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने को याद रखना होता है, सिंपल सा, इतने सारे नहीं निकालने होते, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। ठीक है। तो आपको वेरिएंस के लिए फॉर्मूला याद रखना है केवल इतना सा, वेरिएंस x, या फिर इसको सिग्मा x भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है ई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, जहां पे इसकी डेफिनेशन याद रखें, इसका मतलब होता है सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो अब ये कैसे निकालोगे, वो यहाँ पे एक कॉलम और बना देता हूँ, केवल एक ही बनाना है, अभी तो अपने को कितने सारे बनाने पड़ गए थे। यहाँ पे पी आई एक्स आई स्क्वायर, यानी कि ये P1 x1 का स्क्वायर, ये है P2 x2 का स्क्वायर, इसी तरीके से Pn xn का स्क्वायर, और ये वाला कॉलम क्या देगा मेरे को, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर दे देगा ये डायरेक्ट ही मेरे को। यानी कि ये मेरे को डायरेक्ट ही क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन नहीं है, बार बार बोला जा रहा है मेरे से, ई एक्स स्क्वायर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है? केवल एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा अब आपको। फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड लास्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस है ना उसका स्क्वायर रूट कर दो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है?
सर एक बार ये जब चिल्का आ रहा है वहाँ आप खड़े हो जाओ ना, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहाँ पे होना पड़ेगा ये पता ही नहीं चल रहा मेरे को। यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ हाँ पे हो रहा है हाँ, तो थोड़ा आगे आके सर फिर हम स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? यही तो बोल रहा हूँ। अभी हुआ क्या देखिए बताना मेरे को। हो गया ना? यस सर। यस सर, ले ले लिया लिया। स्क्रीनशॉट? ठीक है। डेविएशन है, देवी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से अपन सर आज ये अपने पूरा थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड देवी है, ये स्टैंडर्ड देवी। स्टैंडर्ड। तो आज अपन ने पूरा ही थ्योरेटिकल चीज देखी है ज्यादा ना, फॉर्मूले वॉर्मूले देख लिए। कल अपन क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अब क्या करोगे, वो जो बुक है तुम्हारे, पहले भी कहा था मैंने, वापस से सेम ही रामायण, पता नहीं तुम लोगों ने किया नहीं किया, जो सर वेरिएंस उसकी थ्योरी लिखा। पढ़ के आनी है। हाँ उसकी थ्योरी पढ़ के आनी कल वाली क्लास में, ठीक है ना? ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट लगी कुछ कि अपन ने छोड़ दिया हो तो वो लिख भी लेना, बाकी तो कल वैसे ऑनलाइन तो नहीं सारी लोगे चीजें ना, लिखी थी। ऑफलाइन ही लोगे क्या? हाँ यार आना तो पड़ेगा। अब अगर तुम अजय सर से यार बात करो फिर यार, देखते हैं सर। और आ जाना जैसे भी क्लास हो, मतलब जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है मेरे को बताना, क्लास छूटनी नहीं चाहिए बस, क्योंकि अब कंप्लीट करना है सिलेबस 2-3 दिन में। सर अगर आप ऑफलाइन लोगे तो मेरी तो छूटेगी। आ जाओ फिर, जल्दी करो तुम। ठीक है चलो क्लास एंड करो।